नमस्कार, मैं श्रीधर। इस समय पूरी दुनिया की नज़र जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे टिकी हुई है। वहाँ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा है। इसके लेकर ईरानी दल भी है और ये अमेरिकी दल भी वहाँ पहुँच चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक समझौते पे दोनों देशों के बीच मुहर लग चुकी है। इसके बारे में विशेष जानकारी हम सैयद से लेते हैं। बताइए कि किस मुद्दे पे दोनों के बीच सहमति बन चुकी है। सीधर दो डिमांड जो है वो ईरान की तरफ से रखी गई थी। एक तो ये कि लेबनान पर जो इजराइल हमले कर रहा है लगातार उसको रोका जाए, और दूसरा जो ईरान की संपत्तियां हैं जो फ्रीज की हुई हैं उनको जो है वो बहाल किया जाए। तो अभी जो शुरुआती खबर आ रही है वो ये है कि ईरानी संपत्तियों को बहाल करने को लेकर जो है वो अमेरिका कहीं ना कहीं सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो मान गया है। ये ऐसी शुरुआती खबर आ रही है। तो ये समझौता जो अभी फिलहाल जो किसी एक पक्ष के लिए जो है वो बहुत बड़ी बात है कि ईरान के लिए जो उनके फ्री संपत्तियां हैं जो कतर में हैं और दूसरे फॉरेन बैंक्स में हैं उसको रिलीज कर सकता है। अब इसके बदले जो बताया जा रहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट जो खुलवाने के बदले इसको उन्होंने शुरुआती ऑफर दिया है। और विशेष जानकारी वेद देंगे। तो ईरान की अमेरिका ही नहीं, मतलब इसके अलावा जापान, चीन और साउथ कोरिया में भी अरबों डॉलर की संपत्तियां हैं जो अमेरिका ने दशकों पहले या सालों पहले सील करवाई थी। तो ये एक बड़ी राहत, वित्तीय राहत के तौर पर, जिस तरह से वहाँ तबाही मची है, करीब 20,000 से ज़्यादा मकान ध्वस्त हो गए हैं, इमारतें ध्वस्त हुई हैं, उसके वजह से इसे एक शुरुआती बातचीत का अच्छा संदेश माना जा रहा है। तो हो सकता है कि बातचीत और आगे बढ़े और भी कई चीज़ों में सहमति बने, और होर्मुज को लेकर भी कोई अच्छी सहमति, मतलब बढ़िया बात बन सकती है ईरान और अमेरिका के बीच। क्योंकि होर्मुज को भी ईरान कहीं ना कहीं अपने आर्थिक तौर पर उसको घुमाना चाहता है। जैसे खबर आई थी कि वो एक बैरल प्रति डॉलर, हर बैरल पे $1 लेगा वो वहाँ से गुजारने के लिए। वेद, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है इस्लामाबाद में, इस बैठक से पहले ट्रम्प का बयान सामने आया था और उन्होंने ये धमकी, एक तरह से ये चेतावनी दी ईरान को कि अगर वो इस पूरे डील पर, इस पूरी चर्चा पर जो है वो सहमति नहीं बनाता है तो उसको जो है गंभीर परिणाम जो है भुगतने होंगे और पहले से ज़्यादा जो है वो सख्त कार्रवाई जो है अमेरिका करेगा। यानी कहीं ना कहीं ट्रम्प एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी वार्ता के बीच में, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधर, तुम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हो, जो ईरान और इजराइल और ये पूरा युद्ध जो हम 28 फरवरी से लगातार देख रहे हैं जब से ये हुआ, इसको तुम्हें क्या लगता है कि ये जिस तरह का जेस्चर ट्रम्प की तरफ से देखा जा रहा है, क्या इस बीच में ये बातचीत ये सकारात्मक दिखाई दे रही है? अभी बातचीत सकारात्मक बहुत हद तक तो मुझे नहीं लग रहा है। जैसे ट्रम्प हमेशा से करते आए, टैरिफ को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बहुत सारे देशों पे उन्होंने धमकी दी, फिर वेनेजुएला में उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, पहले धमकी दी और फिर अटैक कर दिया। तो ये हर जगह उनको प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है अभी इसी के अराउंड दिख रहा है कुछ समय से बीते। तो अभी फिलहाल वो प्रेशर तो बना रहे हैं। ईरान उस प्रेशर में नहीं आया और उसने लड़ने का फैसला किया, पर मतलब उनके सुप्रीम लीडर को मारा, उसके बाद उन्होंने लड़ने का फैसला किया। लेकिन ईरान पे भी दबाव है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तेल रूट्स को लेकर है, तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ सहमति बन सकती है। अगर अमेरिका कुछ अच्छा डील देता है तो हो सकता है कि दोनों के बीच बातचीत हो जाए। पर जो प्रॉक्सी उसके हैं लेबनान में, हिजबुल्लाह हो गए और बाकी चीज़ें हैं, हुती हो गए, हाँ हुती हो गए, तो इन सब को लेकर भी उसका एक स्टैंड है और इन सब की कुर्बानी वो नहीं देगा। मतलब अगर इजराइल वो चाहता है कि उन सब पे अटैक करके उन लोगों को फिनिश कर दे तो वो एक तरफा भी नहीं करने देगा। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब युद्ध से पहले बातचीत हुई थी, जब बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही थी, तो मामला अटका कहाँ था? मामला अटका था, इजराइल कहता था कि ईरान इन पे रोक लगाए, जो इनके प्रॉक्सीज हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, हुतीज हो गया और हमास हो गया। इसके अलावा जो मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा, मतलब ईरान में काफ़ी सारे पहाड़ी इलाके जहाँ उसने बड़ा मिसाइलों का जखीरा छिपा रखा था। मिसाइलों पर प्रॉक्सी को लेके ही मामला फंस गया था, इसीलिए युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि कई बार बातचीत हुई, वो विफल रही। ट्रम्प शुरू से ही उन्हें धमकाते रहे। ट्रम्प की तो ये आदत है, वो युद्ध के पहले भी धमकियाँ देते रहे, युद्ध के दौरान भी धमकियाँ देते रहे, और फिर वो बातचीत एक शुरू होने वाली है या हो चुकी है तो उसके बीच भी वो धमकियों पे धमकियाँ दे रहे हैं। तो ट्रम्प की आदत है, डराकर वो अमेरिकी शर्तों को ईरान को मनवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के सामने भी चुनौतियां हैं। पिछले कई दशकों से वो आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, युद्ध में उसको नुकसान पहुंचा है, तो उसके सामने भी बहुत सारे
बहुत सारे मौके नहीं है उसको। एक तरह से कुछ शर्तें ईरान की अमेरिका मानेगा और कुछ अमेरिकी शर्तें ईरान मानेगा। अच्छा, फिर आपको कहीं ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये पूरी वार्ता हो रही है इसमें इजराइल का पक्ष तो सामने आ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो टेबल पर अमेरिका और ईरान ही है, नेतन्याहू की तरफ से कोई नहीं है। नेतन्याहू अपना लेबनान पर लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरान यही कह रहा है कि इस सीज फायर की जो शर्तें थी उसमें लेबनान भी शामिल था। अब ये ट्रम्प क्या अपनी मर्जी से एक तरीके से पूरी वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें नेतन्याहू का रोल कहीं नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या बाद में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, इजराइल का तो ये रहा है कि कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई, जैसे ईरान के पहली बार जब गैस फील्ड पे हमला हुआ तो ट्रम्प का बयान आया था कि ये हमारी इच्छा नहीं थी, मतलब ये अमेरिका से पूछ कर ये हमला नहीं किया गया था। और हाल ही में फिर 2-4 दिनों पहले हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं इजराइल इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है। लोग कहते रहे हैं कि युद्ध में, अमेरिका में भी कई लोग कह रहे हैं कि इजराइल की वजह से ही अमेरिका इस जंग के मैदान में है। और वार्ता भी जो पहली 28 फरवरी हमले से पहले जो वार्ता हो रही थी गल्फ कंट्रीज में, अरब देशों में, तो उसमें जो वार्ता फेल हुई थी, तो वो भी ये भी सामने आई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता था कि इजराइल ही चाहता था कि प्रॉक्सीज पे ईरान जो है लगाम लगाए, इनको अंकुश लगाए इन पे, और मिसाइलों का जखीरा अपना नष्ट करे या उनको सीमित करे। तो ईरान तो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ईरान का इजराइल बड़ा फैक्टर है। इजराइल से कोई आया नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो इजराइल को मानना पड़ेगा और उसको अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। सही है। आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं, बस जेडी वैंस गए हैं तो इस मतलब वो युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे, तो एक अच्छा पहल माना जा सकता है अमेरिका का डेलीगेशन अगर देखा जाए तो। विटकॉफ है वैसे जो पहले भी थे तो वो एग्रेसिव रहे। कहीं सीधा एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उनका, माना जाता है, और नेतन्याहू के साथ शायद उनकी तालमेल उस तरह से नहीं देखा जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें आती रही हैं। तो ईरान से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप बन रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।